हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, बिजनेस लॉ DUSOL वाले सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए हमने एक प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रखा था। बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट है और आज हम इसी प्लेलिस्ट का पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आज की वीडियो में हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा और उस प्लेलिस्ट में सारे आपको चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर फटाफट से वो जरूर चेक कर लेना। आज हम करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है और वो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जिन बच्चों को ना बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो वो नोट्स बाय करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बोर्ड के ऊपर यहाँ पे लिख रखा है, इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना। मिनिमम प्राइस रखा गया है 150 रुपीज, 150 रुपए के आसपास प्राइस है, जिसको पे करके आप नोट्स खरीद सकते हो। और इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी PYQ सॉल्व करके भी हमने रख रखे हैं, जिसके PDF 200 रुपीज के आसपास है। अगर आप दोनों को एक साथ लेते हो तो कॉम्बो में आपको थोड़ा सा नेगोशिएट भी हो जाएगा और जाके आप लेना चाहो तो परचेज कर लेना व्हाट्सएप से जाके। ठीक है, चलिए जी, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और मैसेज करना व्हाट्सएप पे, कॉल थोड़ी मत करना, कॉल से थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने के टाइम परेशानी जाती है, इसलिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है बिजनेस लॉ का। हमने पढ़ाई करना स्टार्ट करा था चैप्टर 1 की, और जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1872 आपकी बुक में दे रखा है। एक बुक ऐसी भी है जिसमें आपको 1972 लिखा हुआ मिल जाएगा। 1972 वाली जो बुक है उसको भाई रहने देना, क्योंकि 1972 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता, तो वहां पर गलत मिसप्रिंट कर रखा है। और ये मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में बता दिया था, ताकि बच्चे उस बुक को फॉलो ना करें। 1872 है एक्चुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने लास्ट में पढ़ा था बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर 1990 वाला केस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे अपना चैप्टर। हम आज पढ़ेंगे इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तब मैं आपको बताने वाला था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से इसेंशियल्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको माना जाता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक होना चाहिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा करार होता है जो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं होता, और इसके अंदर दो पार्टीज का होना मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी के साथ कोई वादा करता हूं, जिससे मान लो मेरी वो और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक वादा कर देते हैं, तो ये जो एग्रीमेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक एग्रीमेंट। बट ये कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? जब ये इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। याद रखना, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाता है जब वो इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, यानी जब कानून उसमें अपना एक मोहर लगाता है, स्टैंप लगाता है और बोलता है लो जी अभी ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? अभी हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट में याद रखना दो पार्टीज का होना कंपलसरी होता है। पापा तो एग्रीमेंट मतलब होता है जहां पर दो पार्टीज जो होती हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ आती हैं, एक समझौता करती हैं, एक पेज साइन करती है, उसको बोला जाता है ये क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया। दूसरा टॉपिक सेकंड आता है इंटेंशन ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि आपका जो ए पार्टनर है और जो बी पार्टनर है, दोनों के बीच में एक इंटेंशन होना चाहिए किसी एक रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक बिजनेस के पर्पज से बनाया गया एक सेम रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन जो होता है वो इसमें मैटर करता है। अगर वो इसमें नहीं है तो यहाँ पर इसको हम एग्रीमेंट नहीं बोल सकते, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है। तीसरा आता है फ्री कंसेंट।
फ्री कंसेंट को आप इस तरीके से समझो कि किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक कंपनी है, कंपनी में बॉस है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और उस कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम है भगत सिंह, ठीक है। अब जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये भगत सिंह को यानी जो एम्प्लॉय है उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। अब ये इसको अपने कहाँ बुलाता है? ऑफिस में। ऑफिस में बुला के ये इसको एक पेपर को साइन करने को देता है और बोलता है इसकी टर्म एंड कंडीशन बिना पढ़े इसको साइन कर दो। अब जो बी है वो बोलता है क्या एक बार मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकता हूं? तो ए बोलता है अगर आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो आपको नौकरी से फायर कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। तो अब यानी कि अब इसके पास एक ही ऑप्शन है बी के पास कि वो इसके टर्म एंड कंडीशन बिना पढ़े और इस एग्रीमेंट को साइन कर दे। यानी कि अब जो बी ने सी को जो एग्रीमेंट दिया, क्या वो फ्री कंसेंट से दिया? नहीं, वो प्रेशर में आके दिया है, यानी वो टर्म एंड कंडीशन तो पढ़ नहीं पाया, तो वो प्रेशराइज होके एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो इसको फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा। फ्री कंसेंट यानी कि जब ये कहता कि हाँ आप इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं अच्छा लगता तो मत साइन करना, ये होता है फ्री कंसेंट का मतलब। समझ में आया? यानी जब आप फ्री कंसेंट मतलब फ्री माइंड से आप पढ़ के किसी चीज को आप समझ के उसको साइन करते हो तब। फिर आता है कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब होता है जैसे इसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, इन सारी पार्टीज के अंदर जो है एक तरीके का इनफोर्सेबल एग्रीमेंट जो होता है वो होना बहुत जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है जब पार्टी ए पार्टी बी को कुछ वादा करती है कि पार्टी ए ने, मान लो ये सी और बी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है सी, एक कंपनी है बी, तो सी ने बी से बोला कि भाई तू अपना ये जो कंपनी है इसको बंद कर दे, और अगर तू अपनी कंपनी बंद कर देगा तो मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा। बी ने इसकी बात मानते हुए बी ने अपनी कंपनी को बंद कर दिया, मगर जब बी इसके पास 1 करोड़ लेने गया तब इसने उससे रिफ्यूज कर दिया, यानी कि इसको मना कर दिया कि मैं कौन से पैसे दूंगा भाई, मैंने दे रहा 1 करोड़। यानी कि आपका लॉफुल कंसिडरेशन कहता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम करते हो तो उसके बदले में आपको पेड मिलना चाहिए, आपको कुछ पैसा मिलना चाहिए, समथिंग टू रिटर्न्स मिलना चाहिए, कुछ वापस में पैसा कंसिडरेशन मिलना चाहिए, तो लॉफुल कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक। फिर आता है लीगल ऑब्जेक्ट्स। लीगल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को बोल दे, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि आप अपनी कंपनी बंद कर दो, मैं इतने पैसे दूंगा, और बाद में वो उससे मुकर जाए, यानी कि वो पैसा देने से मना कर दे, तो ये होता है लीगल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कह रहा है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, जहां पर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी किसी चीज को कानून के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से वॉइड चीज को एक्सप्रेस ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो जैसे एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, ठीक है। अब ए पार्टी ने बी पार्टी से कोई सौदा तय किया, ठीक है, और जब ए पार्टी ने बी पार्टी से कोई सौदा तय किया तो एंड द टाइम जब पार्टी मैच्योर हुई, यानी कि जब डेट आई उसको पूरा करने की, फुलफिल करने की, तो दूसरी पार्टी जो है वो मना कर देती है, बोलती है कि हम ये ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करेंगे और इस कारण से, ठीक है। या फिर मान लो वो खुला किसी चीज को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो 2 पार्टी है, एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, ठीक है। ए ने बोला, ए क्या करती है, कपड़ा सेल करती है, यानी फैब्रिक सेल करती है, और बी जो है वो क्या करती है, परचेज करने आई ए से, तो बी ने ए से क्या करा, परचेज करा फैब्रिक, ठीक है। बोला कि हमको इतने टन फैब्रिक पहुंचा देना, मगर इसने इसको खुला ये नहीं बताया कि कौन सा फैब्रिक आपको चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, जूट चाहिए, इसने कोई भी फैब्रिक इसको पहुंचा दिया। अब बाद में बी जो है ए को पैसा देने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? वो बोल रहा है कि जो मैंने फैब्रिक मांगा था आपने वो दिया ही नहीं है। यहाँ पर बी को खुला बताना चाहिए था, यानी वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहिए था कि मुझे एक पर्टिकुलर कौन सा फैब्रिक चाहिए। तो ऐसा जब झोल हो जाता है ना, इसको बोला जाता है यहाँ पर कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, यानी इसको जो है कानून की तरफ से भी वॉइड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड है, ठीक है। यहाँ पर दोनों को एक अच्छी चीज नहीं बताई गई कि आपको कौन सा माल चाहिए, कैसा चाहिए, वो एक्सप्रेस नहीं करा गया है, ठीक है। अगला आता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म। सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हो तो उसकी सर्टेनिटी मैटर करती है कि वो कितना ज्यादा सर्टेन है उस चीज को लेकर। फॉर एग्जांपल जैसे एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ठीक है।
अब यहाँ पर ए ने बी को कुछ वादा किया, ए ने बी को कुछ वादा किया कि आज से 10 साल बाद मैं अपने बच्चे का तेरे बच्चे से रिश्ता कर दूंगा, शादी कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, एंड द फ्यूचर जब बच्चे बड़े हुए उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया तो सर्टेनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि कोई भी काम हो वो सर्टेन होना चाहिए, वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, जिसको आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सको इन फ्यूचर, ठीक है। तो वो चीज कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद लिखा है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने काइंड्स के होते हैं। पहला जो काइंड आता है वो आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो फर्स्ट आता है ना, पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट की नजर में इनफोर्सेबल होता है, जो गवर्नमेंट की नजर में मान्य होता है, जिसको गवर्नमेंट साइन करती है कि हाँ ए और बी आज से तुम दोनों क्या हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुके हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जिसका नाम से ही पता चल रहा है वॉइड है, यानी जिसको गवर्नमेंट नहीं मानती। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुमने और किसी दूसरे ने कर लिया, यानी मैंने और उसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसको गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट बोलती है कि ना 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 हम नहीं मानेंगे इसको, आप अपने तक रखो इसको, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको गवर्नमेंट ना माने मगर आप मान रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट तो है मगर आपकी नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में थोड़ी है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं भाग के शादी कर लूं, मैंने किसी से रिश्ता करा, शादी करी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भाग गया। अब मेरे घर वाले जो है वो मान लो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है घर वाले जो है वो तो नहीं मान रहे ना उसको, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी अपनी नजरों में तो है, दूसरों की नजरों में नहीं है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी वही होते हैं जो एक टाइम तक वैलिड होते हैं, एक टाइम के बाद वो वॉइड हो जाते हैं। यानी कि एक टाइम तक वो वैलिड थे मगर एक टाइम निकल जाने के बाद वो वॉइड हो चुके हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता। फिर आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होते हैं? देखो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट की नजर में इलीगल हो। जैसे मान लो एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। ए ने बी से कहा कि बैटिंग करेगा, बैटिंग मतलब वो बैट बॉल वाली नहीं, बैटिंग मतलब होता है सट्टा लगाना, गैम्बलिंग। ए ने बी को कहा गैम्बलिंग करेगा, 1000 रुपए लगा दे गैम्बलिंग पे। किस देखते हैं, बैटिंग करते हैं। ए ने बी को कहा चल देखते हैं कि सी तेरे को पैसे देगा या नहीं देगा, बैटिंग करते हैं। अगर सी ने पैसे दे दिए तेरे को तो मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा, और अगर सी तेरे को पैसे नहीं देता तो तू मुझे 1000 रुपए देगा। यानी एक तरीके से सट्टा लगाया जा रहा है। अब बी गया सी के पास और सी से 1000 रुपए मांगे। सी को हालांकि ये पता था ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, मगर सी ने पैसा दे दिया। जब सी ने पैसा दे दिया तो ए को भी बी को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो यही तय हुआ था। मगर अगर बात करें कि ए बी को पैसा ना दे, क्या होगा अगर ए जो है वो बी को पैसा ना दे? क्या बी कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। क्यों? क्योंकि ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। बैटिंग करना, गैम्बलिंग करना इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ये जो सी तो जानते ही था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस वजह से ये पैसा गवर्नमेंट, मतलब ये जो पैसा ना मिलेगा, और इस ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता या केस फाइल नहीं कर सकता। समझ आया? अगला आता है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से होते हैं? देखो, अनइनफोर्सेबल मतलब होता है जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्नमेंट मना कर देती है मोहर लगाने से, साइन लगाने से। जिन कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट बोल देती है हम इसको नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप छोटे बच्चों से, माइनर लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट उसको मानेगी? आप अनसाउंड पर्सन के साथ, अनसाउंड माइंडेड पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो दिमाग से पागल है, मेंटली है ना, तो गवर्नमेंट उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई वो बंदा ठीक ही नहीं है, या तो माइनर है, छोटा है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि वो अनइनफोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया? पांचों कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गए। चलिए अगला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप अपनी मीठी मीठी बातों से आप अपने दिल के भावों को निकालते हो और सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो। आप किसी चीज को कुछ लिख के बताना चाहते हो, कुछ सुना के बताना चाहते हो, कुछ गाने, शायरी, पोएट्री करके कुछ किसी को समझाते हो। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बॉडी से, अपने जेस्चर से, अपने माइंड से, या लिख कर या बोल कर या समझा कर, जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, देखो जैसे एक बस है,
उस बस में एक यात्री चढ़ा और उसने बस का टिकट लिया और अपनी सीट पे जाके बैठ गया। अब वो आदमी कब उतरेगा? जब उसका डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो जब बस का ड्राइवर बस चला रहा है और जो बस में बैठा पैसेंजर है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बस के ड्राइवर ने एक टिकट बेची है, यानी कुछ पैसा लिया है फेयर का उस यात्री से, और यात्री ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बस के ड्राइवर के साथ कि मुझे तू अपनी डेस्टिनेशन तक मेरे को छोड़ देगा। तो दोनों के बीच में जैसा कॉन्ट्रैक्ट है ना, अब वो डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं छोड़ेगा तो आदमी यात्री नहीं उतरेगा बस। तो इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक डेस्टिनेशन पे जाकर, एक रास्ते पे जाकर दोनों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने और मेरे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों मिलकर पूरी रात पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छे स्कोर करेंगे। सिर्फ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? एग्जाम के अच्छे स्कोर करने तक। एग्जाम में अच्छे स्कोर हुए, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हम दोनों ने सिर्फ एग्जाम तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? वो एग्जाम, यानी कि इसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कुछ टाइम के लिए इंप्लाइड होता है। ठीक है, अगला कॉन्ट्रैक्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट परमिशन देती है कि आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसमें पार्टी ए और पार्टी बी दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है जो गवर्नमेंट मान्य रखती है। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप होता है यूनिलेटरल। क्या? यूनिलेटरल। दूसरा होता है बाइलेटरल। बाइलेटरल, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। अब इसमें होता है क्या, समझते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ फ्यूचर के टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो फ्यूचर में पे किए जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को, ऋतिक को, मेरा एक दोस्त है ऋतिक, मैंने उसको बोला मैं तेरे को 1 महीने बाद अपनी एक बाइक दे दूंगा गिफ्ट, और उसकी पेमेंट कर दियो। अब फ्यूचर में मैंने बात करी है ना, 1 महीने बाद क्या है? फ्यूचर में गिफ्ट करूंगा। तो फ्यूचर में जो लिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये समझो। इसके 2 टाइप होते हैं, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। यूनिलेटरल मतलब होता है जब मैंने अपने दोस्त को कहा मैं फ्यूचर में 1 महीने बाद तेरे को बाइक दे दूंगा, तो अभी पेमेंट कर दे। तो अब वो पेमेंट कैसे करेगा? एडवांस करेगा। यानी कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल है, मगर मेरे लिए यूनिलेटरल है। मेरे को पैसा पहले एडवांस में मिल गया, 1 महीने बाद डिलीवरी कर देनी है बाइक की, है ना। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा? एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा आता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही है, जहां पर आप क्या करते हो, आप डिलीवरी पहले कर देते हो, पेमेंट बाद में आ रही है। ठीक है, पेमेंट फ्यूचर में मिलेगी आपको, आज आपने डिलीवरी कर दिया। जैसे मान लो मेरा दोस्त है, उसने बोला भाई आज मुझे बाइक भेज दे, 1 महीने बाद तेरे को पैसे भेज दूंगा। अब 1 महीने बाद अगर वो पैसे भेज देगा तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से पूरा हो गया। पार्टी ए ने जो ऑब्लिगेशन रखा था वो पूरा हो गया, मैंने जो ऑब्लिगेशन रखा था वो पूरा हो गया, मेरे दोस्त ने जो बोला था वो पूरा कर दिया उसने। दोनों के जो काम है, वादे जो है वो पूरे हो गए। इसको बोलते हैं यूनिलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है, समझ आया? समझ आया? चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा फॉर्मल और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। फॉर्मल और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मुश्किल नहीं होते, दोनों ही इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। जब गवर्नमेंट किसी चीज को मंजूरी दे देती है कि हाँ ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिंपल और फॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पर्पस के लिए, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट यूज करे जाते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, अगला आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुना, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, समझो। ऑफर का मतलब होता है जैसे मैंने आपको कुछ ऑफर किया, ठीक है, और एक्सेप्टेंस मतलब है आपने भी उस चीज की मंजूरी दे दी, या तो हाँ या तो ना, या तो यस या तो नो। आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को, या तो यस या तो नो। ठीक है, ऑफर का मतलब क्या है? देखो जैसे मैंने बोला विल यू मैरी मी, है ना, या मैं बोलूं विल यू मैरी मी, छोड़ो, मैंने बोला आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, मैंने बोला कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। मैंने आपको सिर्फ अभी क्या दिया? ऑफर दिया, प्रपोजल दिया। प्रपोजल या ऑफर एक ही बात होती है। जब मैं किसी को कुछ ऑफर दे रहा हूं, प्रपोजल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे पसंद हो, आप मुझे अच्छी लगती हो, या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, या मैंने आपको कहा कि आप मुझसे शादी करोगी, तो ये क्या है? मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। आपको क्या दे रहा हूं? ऑफर। आपको क्या दे रहा हूं? प्रपोजल। इसको बोलते हैं ऑफर, प्रपोजल। समझ में आया? अच्छा, एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब मैंने पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप भी मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड है? मैंने पूछा क्या आप भी मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड है? मैंने अब आपसे आपकी राय मांगी है, यानी एक्सेप्टेंस अब आपका रहेगा। आप इसको यस करो या नो करो, वो आपका एक्सेप्टेंस है। इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस।
यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब ये दोनों मिलते हैं ना, जब ये दोनों मिलते हैं ना तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो एक पार्टी है ए, एक पार्टी, देखो ए बी छोड़ो, ए बी तो बहुत हो गया, ए बी तो बहुत हो गया, ए बी की जगह छोड़ो, ये छोड़ो, ये है विकास, ठीक है, और ये है संगीता। मान लो विकास और संगीता, देखो अगर कोई एक्चुअल में विकास और संगीता होना तो भाई दिल से सॉरी, ऑफेंड मत हो जाना जरा से बातों पे भाई। देखो एग्जांपल है, इमेजिनेशन बस समझो, पढ़ाई के लिए, ठीक है, हर्ट करने के ऑफेंड करने के पर्पज से नहीं है। देखो विकास ने शादी का रिश्ता भेजा किसको, संगीता को। विकास ने कहा संगीता से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, यानी इसने इसको क्या करा, ऑफर दिया, ऑफर, इसको प्रपोजल भी बोलते हैं, ऑफर या प्रपोजल। अब संगीता से इसने पूछा कि क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी। तो संगीता के लिए क्या है, ये एक्सेप्टेंस, क्या है, एक्सेप्टेंस है। अब संगीता के पास दो ऑप्शन है कि पहला या तो वो यस कर दे या तो वो नो कर दे, उसके पास चॉइस है ना, दोनों चीजें है ना, तो चॉइस है यस या नो, कुछ भी कर सकती हो। तो जब आपका ऑफर या प्रपोजल और साथ में एक्सेप्टेंस भी होता है ना, तब जाके दो लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं बनता जब इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग होती है। जैसे मान लो मैंने ऑफर तो दे दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, मैंने उससे वो पूछा ही नहीं कि उसके दिल में क्या है ना, मैंने उसके दिल से पूछा ही नहीं, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यही समझो ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर यानी जिसको आप कुछ दे रहे हो और एक्सेप्टेंस उसके बदले में आप कुछ उससे मांग रहे हो, ठीक है, यस या नो या उसकी मंजूरी। तो देखो लिखा है डिफाइन ऑफर और प्रपोजल, इसको सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन ए में रखा गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए के अंदर रखा गया ऑफर प्रपोजल, समझ में आया। और अच्छा उसके बाद लिखा है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर कब कहलाता है, मैंने अभी बताया आपको। वैलिड ऑफर कब होगा, जब दो पार्टी के बीच में एक ऑफर देगी एक एक्सेप्टेंस देगी, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का होना जरूरी है, तब जाके एक ऑफर कहलाएगा वैलिड ऑफर, वरना वो वॉइड ऑफर कहलाएगा। वॉइड मतलब जिसको खारिज कर दिया जाता है, कोई नहीं मानता। वैलिड ऑफर क्या होता है, आपने देखा होगा जब रिश्ता तय होता है तो घर वाले जाते हैं और जाएंगे रिश्ता लेने लड़के का। अब ये जो लड़का है हमारा वो क्या है, विकास, घर वाले गए विकास का रिश्ता करवाने, किसके साथ, संगीता के साथ, ठीक है। अब विकास के रिश्ते की बात संगीता से करी तो विकास के बारे में बताया संगीता को कि ये लड़का अच्छा है, ऐसा ऐसा कमाता है, इतना इतना कमाता है, ये इसकी आदतें अच्छी बुरी, ठीक है। तो अब संगीता इससे शादी करना चाहता है, उन्होंने अपनी बात रखी, प्रपोजल रखा। अब उन्होंने बोला क्या संगीता भी उससे शादी करना चाहेगी। अब समधी जी से पूछा, अब समधी जी ने मना कर दिया। समधी जी ने बोला कि हम संगीता की शादी इस लड़के से नहीं कराएंगे, यानी कि संगीता के जो पिताजी थे उन्होंने मना कर दिया। तो ऑफर तो किया मगर एक्सेप्टेंस रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस में वो मना कर गई, मैं नहीं करूंगी। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक वैलिड ऑफर नहीं होगा। वैलिड ऑफर कब होता, जब संगीता के पिताजी बोलते कि हाँ जी लड़का अच्छा, हम आपके लड़के से शादी करेंगे, यानी ऑफर करा और एक्सेप्टेंस आया और दोनों मिले और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया। सेम चीज एक बिजनेस में भी होती है। बिजनेस में जैसे मैंने किसी को कुछ ऑफर किया, मैंने 1000 टन माल ले जाने का या देने का वादा ऑफर किया, एक्सेप्टेंस में मैंने बोला क्या आप भी मुझे इसके बदले में इसको भेजोगे, ये चीज भेजोगे, और सामने वालों ने एक्सेप्ट कर दिया, तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया। और मैंने कुछ किसी को देने का वादा किया और उसने सामने वाले से पूछा कि आप भी मुझे ये दोगे इसके बदले, तो उसने मना कर दिया, ये कहलाता है वॉइड ऑफर। समझ आ गया। अब इतना ही होप समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर एसेंशियल पार्ट क्या है, वैलिड ऑफर क्यों कहलाता है, उसके बारे में समझते हैं। पहला लिखा है जब ऑफर डिस्क्लोज करता है उसके इंटेंशंस को, ठीक है, और लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है, तब एक ऑफर कहलाता है। यानी कि जब हमें सामने वाले के दिल की बात पता हो, उसके अंदर के इंटेंशन पता हो कि वो क्या चाहता है, और हमें उसके साथ एक लीगल रिलेशन बनाना है नहीं बनाना ये क्लियर हो, तब वो कहलाएगा एक वैलिड ऑफर। दूसरा, द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। कह रहा है जो ऑफर होता है वो क्लियर और सर्टेन होता है, इनडेफिनिट होता है और एम्बिजियस होता है। यानी कि एक ऑफर को हमेशा क्लियर होना चाहिए, एक सर्टेन होना चाहिए। मान लो मैंने संगीता के घर में रिश्ते की बात करी कि संगीता की 4 बहनें हैं, संगीता, प्रीति, पायल, काजल, ठीक है, और मैंने उनके घर में ना रिश्ते की बात करी, मैंने बोला आपकी लड़की मुझे पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। संगीता के पिताजी मान गए, वो कह रहे कि लड़का तो बहुत अच्छा है, चलो कर लो शादी। मैंने संगीता के लिए रिश्ता भेजा है,
मैंने ये नहीं बताया, बस मैंने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी गलती हो गई, ये मैंने बताना चाहिए था मैं किससे करना चाहता हूँ। 4 बहनें हैं, वो हो गए कंफ्यूज, उनको लगा कि पायल से शादी करना चाहता है, उन्होंने पायल का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपने अपनी बात को क्लियर और सर्टेन तरीके से नहीं रखा। 4 ऑप्शन थे ना उनके पास, तो चारों में से कोई सा भी एक्सेप्ट थोड़ी करना था, आपका जो ऑप्शन था आपको वो एक्सेप्ट करना था। अगर आप क्लियर बातें नहीं बताओगे तो सामने वाला क्या समझेगा, गलत भी समझ सकता है, तो इसीलिए आपका ऑफर जो है वो वर्ड हो जाएगा। समझ में आया। तीसरा, ऑफर में भी जर्नल और स्पेसिफिक। ऑफर जर्नल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। जर्नल मतलब कि सबके लिए, पब्लिक के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, सबके लिए ऑफर निकाल दो। मैंने बोला कि मेरा एक पपी खो गया है, छोटा सा पपी, कुत्ते का पिल्ला, वो खो गया है और जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख का इनाम दूंगा, तो ये जनरल हो गया, पब्लिक हो गया। स्पेसिफिक मतलब होता है मैंने सिर्फ उस मेरी वाली को ऑफर दिया, मैंने कहा उसको कि अगर तुम काला सूट पहन के माथे में छोटी सी ब्लैक डॉट वाली बिंदी लगा के एक फोटो भेजोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक और नया सूट खरीद दूंगा, ठीक है, कीमत मत पूछो, मैं खरीद दूंगा भाई, ठीक है, मैंने उसको कहा। तब यहां पर उसने ऐसा ही किया, यानी मैंने किसको ऑफर दिया, एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया, मेरे प्यारे पर्सन को ऑफर दिया मैंने, ठीक है, ज्यादा बहो मत फ्लो में, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूं भाई। सुनो अगला लिखा उसके बाद, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या बताया था मैंने, जिसको आप बोल के अपनी बातों को समझा सको, वो ऑफर एक्सप्रेस ऑफर होता है, जिसको आप लिख के बोल के किसी तरीके से एक्सप्रेस तो करो। होता है ना, जैसे लड़कियां चाहती है कि पहले लड़के अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस करें, उनके दिल में क्या है वो जानना चाहती है। जब तक आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, जब तक आप सामने वाले से एक स्टेप आगे नहीं लोगे, उसके दिल में क्या है वो थोड़ी बताएगी आगे, है ना। या तो हाँ होगी या तो ना होगी, चांस तो लेना ही चाहिए ना, स्टेप तो लेना ही चाहिए। तो यानी कि इसमें आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बताया गया है। ऑफर तभी माना जाएगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में आप एक्सप्रेस करोगे, आप चांस लोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखो भाई वो गाना सुना है आपने, तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, सुना है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं, गाने मत सुनो। तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, भाई ख्याली पुलाव नहीं पकाने, जो नहीं कहा तो नहीं कहा। यहां तुम्हें कम्युनिकेट की बात बोली गई है तो तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तुम्हें बातों को बोल के मुंह से बताना पड़ेगा, तभी सामने वाला समझेगा। यहाँ पे आपको बिना बोले बातें नहीं समझानी, इसको बोला जाएगा यहाँ पर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यानी कि ये एक ऐसा ऑफर है जहां पार्टी सामने वाली जो है उसको कम्युनिकेट करो, बोल के समझाओ ना, बिना बोले मत समझाओ भाई, वो नहीं समझेगी, वो भी नहीं समझेगी भाई, तेरी वाली भी नहीं समझेगी, मेरी वाली तो मैं समझी ही नहीं थी, अरे हमारी समझ जाती है कभी कभी। सुनो ये था तुम्हारे इसेंशियल्स ऑफ ऑफर, समझ आ गया वैलिड ऑफर के इसेंशियल। अगला टॉपिक आ गया, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लीडिंग केस बता रहा हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट केस है लीडिंग केस, जो भी इंपॉर्टेंट केस है मैं निशान लगवा देता हूं। पिछली बार वेलफेयर का था, इस बार लीडिंग केस किसका है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस को समझो। एक बार एक राजा होता है और उसका एक नौकर होता है, राजा का नाम क्या होता है, राजा का नाम होता है गौरी दत्त, ठीक है। उसके नौकर का नाम होता है लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला राजा होता है, राजा का एक नेफ्यू होता है, नेफ्यू यानी भतीजा। राजा का नेफ्यू गायब हो जाता है रातों रात, पता नहीं कहाँ चलता है, कहाँ चला गया। राजा का नेफ्यू गायब हुआ, राजा के हेडेक हो गया, राजा हो गया परेशान, बौखला गया राजा। राजा ने क्या बोला कि आप मेरे नौकरों को बुलाओ, नौकर को बुलाया गया, यानी किसको, लालमन शुक्ला को बुलाया गया। गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को बुलाया और बोला कि मेरा भतीजा गायब हो गया है, मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आओ, कहीं से भी, धरती में, आकाश में, पाताल में, या फिर उसकी बाहों में, कहीं भी हो सकता है, ढूंढ के लेके आओ। अरे बह मत जाया करो यार, एक तो तुम फ्लो में। मैंने बोला कि राजा ने बोला उसका भतीजा गायब हो गया, उसको ढूंढ के लेके आओ। लालमन शुक्ला नंगे पांव बिना चप्पल पहने भाग गया, वहीं से निकल गया, किसको ढूंढने, भतीजे को ढूंढने। मगर अभी भी राजा की टेंशन कम ना हो,
राजा जो था, गौरी दत्त जो था, उसने क्या बोला कि मेरे को अभी भी मेरा भतीजा नहीं मिलेगा, मेरे को विश्वास नहीं है कि ढूंढ के लाएगा। एक काम करो, पब्लिकली अनाउंसमेंट करवा दो पूरे साम्राज्य में कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जैसे ही लालमन शुक्ला गया ढूंढने, उसके बाद अनाउंसमेंट करवा दी जाती है पूरे गांव में कि जो लालमन शुक्ला के, जो राजा के भतीजे को ढूंढेगा उसको 1 लाख का इनाम मिलेगा। जितने में अनाउंसमेंट कर ही रहे होते हैं, तब तक लालमन शुक्ला उसके भतीजे को ढूंढ कर ले आता है। पूरे गांव में तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, मगर यह अनाउंसमेंट किसको नहीं पता थी? लालमन शुक्ला को, क्योंकि वो तो चला गया था ढूंढने और उसके बाद अनाउंसमेंट करा दी 1 लाख की। तो लालमन शुक्ला आया और उसके दोस्तों ने बताया, लालमन शुक्ला को उसके दोस्तों ने बताया कि भाई राजा ने ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट कराई है। जब लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त को उसका भांजा सौंप दिया, यानी भतीजा सौंप दिया, तब उसको पता चला कि ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट कराई है, 1 लाख रुपए मिलने वाले थे और ये तेरे जाने के बाद हुई अनाउंसमेंट। तो लालमन शुक्ला बोला गौरी दत्त से, राजा से, कि राजा साहब क्षमा करें, बड़े मुंह छोटी बात कर रहा हूं, ठीक है? छोटा मुंह बड़ी बात होती है, मैं जानता हूं। देखो, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। आपने अनाउंसमेंट कराई थी आपका भतीजा खो गया तो 1 लाख मिलेंगे, तो मैं आपका भतीजा ढूंढ के लाया तो मुझे 1 लाख मिलने चाहिए इस हिसाब से। मगर राजा ने, यानी कि जो गौरी दत्त था, उसने मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा ना, तुझे पैसे नहीं दूंगा। वो बोला क्यों? कहने लगा कि अनाउंसमेंट के बाद, अनाउंसमेंट से पहले तू चला गया था ना ढूंढने, तो अनाउंसमेंट तो तेरे जाने के बाद हुई है, तो तुझे थोड़ी पता था अनाउंसमेंट का, तू तो अब कहीं से सुन के आ गया है ना। तो इसीलिए अब ये गुस्सा हो गया और ये चला गया केस डालने कोर्ट में। जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट का डिसीजन आया। कोर्ट वालों ने डिसीजन लिया और बोला कि लालमन शुक्ला को 1 पैसा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कोर्ट ने कहा ऑफर तब दिया जाता है जब एक्सेप्टेंस भी हो, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां पर ऑफर तो दिया ही नहीं गया था। क्या गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को यह कहा था कि मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा तो 1 लाख रुपए दूंगा, जा ढूंढ के ला, ऐसे बोला था? नहीं ना, उन्होंने तो उसको बोला था कि जाके ढूंढ के ला, उसके बाद गांव में अनाउंसमेंट कराई थी। लालमन शुक्ला को तो पैसे देने का वादा नहीं किया था ना, और लालमन शुक्ला को भी पैसे के बारे में एक्चुअल में पता था ही नहीं। उसको पता चला अपने दोस्तों से जब वो भतीजे को लौटा चुका था। यानी कि एक तरीके से कोर्ट ने बोला कि लालमन शुक्ला को ये बात का पता ना होने की वजह से लालमन शुक्ला उस 1 लाख रुपए का हकदार नहीं है। लालमन शुक्ला एक्सेप्टेंस तो करता है, यानी उसके भतीजे को तो लाया, एक्सेप्टेंस तो किया, मगर उसको ऑफर का भी तो पता होना चाहिए। जब तक ऑफर या एक्सेप्टेंस इन दोनों चीजों को बैलेंस नहीं रखोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑफर दिया गया वो लालमन शुक्ला को तो पता ही नहीं था, ऑफर नहीं पता था, तो एक्सेप्टेंस का भी कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, ये जीरो हो गया। यही केस था 1933 का लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। समझ आ गया? बोलो समझ आया? गवर्नमेंट ने लालमन शुक्ला का साथ ना देकर गौरी दत्त का साथ दिया था और बोला था कि कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यही केस था। अगला पॉइंट आता है टेंडर। टेंडर क्या होते हैं भाई? टेंडर नहीं है, स्वाइप स्क्रॉल मत कर, टेंडर है ये। टेंडर क्या होता है? देखो, टेंडर होता है जब ए पार्टी को कोई काम कराना है। मान लो मैं ए पार्टी हूं, मुझे कोई काम कराना है, मुझे बहुत बड़ा बंगला बनाना है। मैंने टेंडर पास किया और मैंने बी, सी और डी 3 लोगों को टेंडर दिया। मैंने 3 लोगों के बीच में क्या कराई? ऑक्शन कराई। मैंने नीलामी ऐसे कराई, ऑक्शन से। मैंने बोला कि आप मेरा काम पूरा करोगे या आप करोगे या आप करोगे, जो एक फेयर प्राइस बताएगा मैं उसको अपना टेंडर दे दूंगा। तो बी ने कहा मैं आपका काम 5 करोड़ में कर दूंगा, सी ने कहा मैं 10 करोड़ में करूंगा और डी ने कहा मैं 8 करोड़ में करूंगा। सबसे कम में किसने करने को कहा था? बी ने। तो मैंने बी को अपना टेंडर दे दिया। तो जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं, उसको वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है और काम करता है, उसको बोला जाता है टेंडर। समझ आया? समझ आया टेंडर? अच्छा, ए ने बी को टेंडर दिया, बाकी इन दोनों को नहीं दिया क्योंकि उसका पैसा कम था। ठीक है, अच्छा, बात कर रहे हैं टेंडर एज अ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर जो है एक स्टैंडिंग ऑफर की तरह होता है। जब हम किसी को कुछ ऑफर दे रहे होते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करता है और उस काम को उसके बदले करता है, जब वो हमारा काम कर देगा हम उसको उसके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है क्रॉस ऑफर। क्या होता है क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर एक छोटा सा टॉपिक है, समझो। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है मुझे मेरा एक फोन बेचना है, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं अपना फोन बेचना चाहता हूं 20,000 रुपए में, क्या वो खरीदेगा? तो मेरे दोस्त ने बोला मैं बताता हूं।
उतने में मेरे एक दूसरे दोस्त का फोन सामने से आया। वो बोलता है कि भाई मेरे पास 20,000 रुपए, यार कोई फोन हो तो दिला दे, पुराना बेचना है, या तेरे पास है कोई फोन तो बेच दे। तो यानी कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, जब ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरे को एक फोन है मेरा खरीदोगे, तब सी का फोन ए को आ जाता है और वो बोलता है कि भाई मेरे को एक 20,000 रुपए के फोन की जरूरत है, हो सके तो दे दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ए ने किसको दिया ऑफर, बी को, फिर सी का आया फोन ए को, तो ये क्रॉस ऑफर हो गया। ऐसे क्रॉस ऑफर हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। अब मान लो ए ने बी से जो बोला था, फोन बेचने का वादा किया था, अभी तो उसके पास पैसे है नहीं, वो सोच के बताएगा बोल रहा हूं, तो इसने इसको फोन ना बेच के सी को बेच दिया। तो क्या जो बी है वो ए के ऊपर केस कर देगा? केस कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो कि डोमेस्टिक होता है, इस पर वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, कोर्ट इसको खारिज कर देगी। समझ आया? समझ आया, बहुत अच्छे। तो आज का सेकंड पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 आज हमारा खत्म होता है इस जगह पर। आई होप आपको जो मैंने चीजें पढ़ाई, सारी चीजें यहाँ बैठ गई होंगी दिमाग में, अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज रखा गया है, जिसको पे करके आप नोट्स बाय कर सकते हो। सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स हैं, सेमेस्टर 1 के हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास हैं। 150 रुपीज उसका प्राइस है, तो जाके पे करके और अपना नोट्स बाय कर लो। सारे चैप्टर मिलेंगे, इजी लैंग्वेज है, 50-60 पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 400 पेज की बुक है, इसको मत पढ़ना, नोट्स ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, या उतार लो यहाँ से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले देखो आसपास शोर तो नहीं हो रहा, वीडियो रिकॉर्ड करो। वीडियो रिकॉर्ड करने पे भी भाई वीडियो रिकॉर्ड आसानी से नहीं होती, बहुत शोर आता है। फिर उसके बाद ये गर्मी देख रहे हो, पसीना देख रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप पसीना आ जा रहा है, कैमरे में यहाँ पे दिखाई नहीं देगा सही से, बहुत मेहनत लगती है। फिर उसको रेंडर करो, वीडियो को बनाओ, एडिट करो, फिर 2-2 घंटा खड़े होकर धूप में डालो उस वीडियो। पेशेंस लगती है भाई, टीचर ऐसे पढ़ाता नहीं है इतने आराम से, वीडियो चिल्लाने में गला फट जाता है, और उसके बाद भी फिर देखना पड़ता है बच्चे बोर ना हो जाए, ऐसे तरीके से भी पढ़ाना, मेहनत लगती है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल। तो अब वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय। पार्ट 3 मैं कल लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन